अमन जो कल कल जो बताया था वो रिवीजन था फर्स्ट वन क्लास का, या फिर कल वाला जो है ना हमने नए ही सारा कुछ समझा था? कल थोड़ा बहुत रिवीजन, कल मोस्टली रिवीजन ही था, इसलिए जल्दी जल्दी करवाया था। ठीक है। कल मोस्टली रिवीजन था क्योंकि लिनक्स हम बता रहे थे तो वो पुराना ही था। क्लास 2 में हमने पूरा ही पढ़ा दिया था। ठीक है। एक बार देखोगे ना क्लास 2 तो वहाँ ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो जो क्लास टू में है वो जो कल पढ़ाया था उससे रिलेटेड नहीं है ना, क्लास टू वाला अलग है? हाँ, हाँ, लास्ट वाला अलग अलग है। ठीक। ये हमारा एक कॉन्सेप्ट होता है एबिलिटी जोन वर्सेस रीजन। रीजन के बारे में शायद कल भी हम लोगों ने आपको बताया था। डिस्कस हुआ था। ठीक है, तो रीजन तो एक हमारा, जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में दो रीजन हैं अभी तक, क्योंकि AWS ने प्रोवाइड किए हैं। एक में मुंबई रीजन, एक है हैदराबाद। ठीक है, रीजन अगर रीजन के अंदर भी आपके पास एक एबिलिटी जोन का एक ऑप्शन आता है कि अपने रीजन तो डिसाइड कर दे कि मैं इस स्टेट में बनाना चाहता हूँ, कहीं और स्टेट में बनाना चाहता हूँ। उसके बाद भी एक सब आता है जिसमें एबिलिटी जोन आता है, जिसको हम AZ कहते हैं शॉर्ट के फॉर्म में। तो ये भी आप डिसाइड करेंगे कि एबिलिटी जोन बेसिकली इसलिए होता है कि जैसे मैंने आपको बताया था पहले कि हमारे डेटा सेंटर है डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे। आपने कोई एक एबिलिटी जोन सेलेक्ट किया और आपने कोई सर्वर वहाँ पे डिप्लॉय कर दिया। ठीक है, अब किसी रीज़न की वजह से वो एबिलिटी जोन जो है वो डाउन हो जाता है, तो आपका जो डेटा है, अगर आपने एक सर्विसेज आती है कि हाई एबिलिटी जोन को वो करने के लिए, तो वो क्या करता है मल्टीपल जो भी हमारे पर्टिकुलर रीजन्स होते हैं उन पे वो सिंक होता रहता है, डेटा सिंक होता रहता है। तो अगर आपने वो ऑन कर रखा होगा तो फिर वो क्या होगा कि आपका जो भी डेटा होगा वो एबिलिटी जोन पे, डिफरेंट डिफरेंट एबिलिटी जोन पे सिंक होता रहेगा। बट इसमें दो केसेस आते हैं कि AWS क्या करता है कि वो आपने जैसे डिप्लॉय किया पर्टिकुलर रीजन पे, तो AWS भी खुद का जो रहता है वो अपने लिए बैकअप बना के रखता है आपके डेटे का। ठीक है, ताकि अगर AWS की वजह से कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है अपने डेटा को एप्लीकेशन को एक्सेस करने के लिए, तो वो आपको बैकअप से उठा के पूरा आपको डेटा दे सकता है। इन केस एबिलिटी जोन डाउन है और आपने कॉन्फ़िगर नहीं किया कि आपका सर्वर हाई लेवल होना चाहिए, तो डिफरेंट डिफरेंट एबिलिटी जोन पे डेटा सिंक हो, तो AWS के पास बैकअप तो होगा बट वो आपको नहीं देगा, क्योंकि आपने वो सर्विस उनकी यूज़ नहीं करी है। AWS सिर्फ अपने लिए रखता है कि अगर उनकी वजह से कोई प्रॉब्लम आती है आपको एप्लीकेशन में, तो वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपको डेटा प्रोवाइड करवाना। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपका डेटा वो सिंक होता रहे, कि आपकी वजह से डिलीट हो, तो आपको वो एबिलिटी, हाई एबिलिटी जोन का जो ऑप्शन होता है वो आपको चूज़ करना पड़ेगा, तो आपका डेटा इधर उधर सिंक होगा। ठीक है, आपको ये समझ आ गया एबिलिटी जोन और रीजन में डिफरेंस? एक बार मैं कंसोल पे भी दिखा देता हूँ आपको। अकाउंट किस किसने बना लिया सबने, या अभी अभी भी कर देते हैं? एक बंदा कोई स्क्रीन शेयर कर देना, इसके बाद एक अकाउंट रजिस्टर करवा देते हैं। एक क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड रख लेना हाथ में, और रुपए और वीज़ा वाला होना चाहिए वो। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है मुंबई। मुंबई में ये आपके जितने हैं इधर, नॉर्थ वर्जीनिया, ओहायो, कैलिफोर्निया, मुंबई, ये जितने ही आपके रीजन है सारे, और ये इनके एबिलिटी जोन है। अगर मैं मुंबई पे क्लिक करूँ तो आपको ये देखिए, यहाँ पे आपको जोन सारे दिख जाएंगे। AP साउथ वन, AP साउथ वन बी, AP वन साउथ सी। ठीक है, आपका मुंबई रीजन में 3 जोन है। बोलने का मतलब ये है, मुंबई मेरा रीजन है, उसके अंदर मेरे 3 अवेलेबिलिटी ज़ोन हैं। उन तीनों अवेलेबिलिटी ज़ोन में मेरा डेटा सिंक होता रहता है, अगर मैंने मल्टी एजी का ऑप्शन अनेबल कर रखा है। तो उन तीनों अवेलेबिलिटी ज़ोन में मेरा डेटा सिंक होता रहेगा। सपोज़ अगर एक भी ज़ोन डाउन हो जाता है, तो मेरी एप्लीकेशन बाकी 2 ज़ोन से सर्व होती रहेगी। ये हमारा रीजन नॉर्थ वर्जीनिया का है, इसमें देखिए एबिलिटी जोन नॉर्थ 6 है। वर्जीनिया में सबसे ज़्यादा वो है अवेलेबिलिटी ज़ोन 6, क्योंकि यहाँ पे इनका मेन डेटा सेंटर है। अभी तक जो सबसे हाईएस्ट है वो 6 है, और मिनिमम आपको 2 मिलेगा ही मिलेगा।
किसी भी रीजन में 2 एबिलिटी जोन मिलेंगे। ठीक है, ये वही चीज़ें हैं जो अभी थोड़ी देर पहले बताई हमने। ये तो हो गया, ये भी चीज़ पढ़ा दी गई है। ये इंस्टेंट टाइम बेस्ड आप एक बार गो थ्रू कर लेना, जो पीपीटी या मैंने आपको शेयर कर देगा। इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फैमिली होती है। ठीक है, जैसे हम मोस्टली यूज़ करते हैं T2 में भी 3 टाइप्स के, T2 मिनी, माइक्रो और डिफरेंट डिफरेंट, जो मैं कंसोल में भी दिखाता हूँ आपको। तो हर उसका अलग अलग पर्पस है, हर उसमें आपको अलग अलग स्टोरेज मिलेगी। जैसे आप कभी भी सर्वर बनाओगे तो आपकी एप्लीकेशन के जो भी रिक्वायरमेंट होगी, जो भी उसका कॉन्फ़िगरेशन है, उसके अकॉर्डिंग आप सर्वर टाइप चूज़ करोगे और हर सर्वर टाइप की कॉस्टिंग अलग-अलग है। तो जैसे सपोज़ आपको एक सिंपल स्टैटिक वेबसाइट है, तो आप ये T2 वाला यूज़ करोगे। T2 वाला भी यूज़ कर सकते हो, T3 वाला भी यूज़ कर सकते हो। बट दोनों में क्या फ़र्क रहेगा? कॉस्ट का फ़र्क रहेगा। एक ज़्यादा कॉस्ट वाला रहेगा, एक कम कॉस्ट वाला रहेगा। और कॉस्ट चेक करने के लिए क्या करना आपने, AWS प्राइसिंग कैलकुलेटर आता है, वहाँ पे एक बार हम दिखा देंगे कैसे कॉस्ट चेक करते हैं। जैसे अभी हम ले रहे हैं ये जो हमारा फ्री टायर में मिलता है, उसको हम लेंगे T2 माइक्रो। यहाँ पे आपको सारे डिफरेंट फैमिली और मिलेगी। सपोज कल को फ्यूचर में मुझे मुझे लगता है कि नहीं भाई, मेरे को इससे भी ज़्यादा नीड है, इससे बड़ा सर्वर की नीड है, तो आप उसको स्टॉप करके उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर सकते हो, वो भी दिखा दूंगा मैं। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के T3 नैनो, T2, जितना आप जाते जाएंगे आपके वो ई डिपेंडेंसी सी हिसाब जो से। है जस्ट एक जर्नल वेबसाइट के लिए यूज़ होती है, स्टैटिक वेबसाइट के लिए यूज़ होती है। सी जो होती है, जैसे मेरी लार्ज वेब एप्लीकेशन है, उसके लिए यूज़ करते हैं। ये आपको पूरा दिख एक 50 में। हाँ। ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि पर्टिकुलर ये फैमिली किस स्पेसिफिक पर्सन पर्पस के लिए यूज होती है। अमन, जैसे निम्बस पोस्ट में कौन सा कर रखा होगा, टी माइक्रो थोड़ी ना कर रखा होगा फिर। नहीं माइक्रो नहीं है, निम्बस पोस्ट में। एक मिनट रुको। निम्बस पोस्ट ने कर रखा है, सी वाली टाइप ले रखी है, मतलब कंप्यूज ऑप्टिमाइज। इसमें क्या आप अपने को वो मिलते हैं, सीपीयू जो है वो बेटर मिलता है। इसमें देखो ना, जैसे C4 लिखा हुआ है, सत्य करिए उस पे पिंग। C4 है, कंप्यूट ऑप्टिमाइज सीपीयू इंटेंसिव ऐप एंड डीबीज। तो हमने ये वाला ले रखा है, C4 वाला, मतलब सी टाइप में है हमारा। सी वाली फैमिली। और जैसे आनंद आनंद जी की जो एप्लीकेशन है नोड वाली, वो T3 पे चल रही है, जबकि चलनी नहीं चाहिए, बट फिर भी T3 पे चल रही है। क्यों? कॉस्ट की वजह से। नेक्स्ट चलते हैं। ये हमारी जनरेशन को दिखाने के लिए होता है इंस्टेंट टाइम को, कि जो पहला वो होता है वो इंस्टेंट फैमिली को डिनोट करता है। सेकंड जो उसकी वो जनरेशन क्या है, और इंस्टेंट का साइज क्या है, आपको यहाँ पे कंसोल में भी दिख जाएगा। जैसे T2.micro। टी मेरा इंस्टेंस फैमिली हो गया, 2 उसकी जनरेशन हो गई, और जो मीडियम और लार्ज और माइक्रो उसका साइज हो गया। ये हम अगर बढ़ाते जाएंगे तो इसमें सीपीयू और रैम बढ़ती जाएंगी और कॉस्ट भी बढ़ेगी फिर। आपको हर उसकी फैमिली का दिख जाएगा, सीपीयू कितना मिल रहा है, ये वाला यूज कर रहे हैं हम RAM। निम्बस में, ये वाला कर रहे हैं C58.2x लार्ज यूज कर रहे हैं हम निम्बस में। ए वाला जो होता है AMD के लिए होता है, अगर उसमें कुछ नहीं लगा हुआ तो मतलब इंटेल का है वो। टाइप ऑफ स्टोरेज अभी हम आगे देखेंगे। उससे पहले हमारा कल का जो था, आपको विंडोज़ एक्सेस करना बता देते हैं हम लोग। अगर कोई विंडोज सर्वर मिलता कल है। हमने जो देखा था, हाँ, वो लिनक्स का था। आज हम विंडोज सर्वर, जैसे किसी की एप्लीकेशन विंडोज पे चलती है, जैसे हमारा निम्बस में जो टैली है वो विंडोज पे चलता है, तो उसका हमने कैसे सर्वर बनाया है, कौन सा लिया है, वो हम दिखा रहे हैं, और कैसे एक्सेस करते हैं उसको। 2019 ले ले। ये टैली वाला विंडोज में क्यों बनाया हुआ है? टैली वाला, हाँ, विंडोज में जो फाइनेंस टीम यूज करती है। वो विंडोज में क्यों बनाया, कोई रीजन था कि स्पेसिफिक? वो रीजन इसलिए था क्योंकि वो जो उन्होंने लाइसेंस ले रखा था टैली का, वो विंडोज में ही एप्लीकेबल था, अच्छा। इस वजह से विंडोज लिया। और दूसरी चीज ये भी थी, सपोज लाइसेंस तो हम बदल सकते थे, बट उनके जो बंदे थे उनको लिनक्स यूज करना नहीं आता, इसलिए हमने विंडोज लिया। ओके। हम्म। बस सर्वर पे तो तुम ही काम करते थे, वो सर्वर पे तो फाइनेंस वाला तो थोड़ी ही काम करेगा। नहीं, सर्वर पे मेरी टैली एप्लीकेशन चल रही है, लेकिन टैली एप्लीकेशन तो वही चलाएगा ना।
अच्छा। टैली को एक्सेस तो वही करेगा आईपी और उसके थ्रू। सिक्योरिटी ग्रुप ये आगे जाके हम सारा बताएंगे। अगर मैं सारा यही बताने जाऊँ तो हौच पौच हो जाएगा। ये अलग अलग कॉन्सेप्ट है सारे अपने आप में। स्टोरेज का अलग कॉन्सेप्ट है इसमें, ये देखो। बाय डिफ़ॉल्ट 30 जीबी मिलती है, विंडोज़ आप जानते हैं वैसे भी बहुत बड़ा है, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको 30 लेनी ही है। मिनिमम 30 जीबी लेनी है विंडोज़ के लिए। विंडोज़ सर्वर बनाओगे तो मिनिमम 30 जीबी लेनी ही लेनी है उसमें। क्यों? क्योंकि उसका ओएस हैवी है, और अगर उबंटू बनाते हो तो उसमें मिनिमम 8 जीबी लेना ही है। उबंटू या लिनक्स कोई भी हो। यहाँ पे एक नॉर्थ वर्जीनिया में बना रहे भी हम सर्वर। कैसे पता चला? वो ऊपर लिखा हुआ है ये। यहाँ पे जो आपका स्टेटस चेक होता है, ये आपके 2 स्टेटस चेक करता है, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं। सिस्टम स्टेटस चेक और इंस्टांस स्टेटस चेक। इसलिए यहाँ पे आपका जो 2x2 शो होता है, ये 2 चीज़ स्टेटस चेक करने के बाद ही आपको सर्वर का एक्सेस मिलता है। इसमें से अगर कोई भी एक फेल होगा तो आप सर्वर को एक्सेस नहीं कर पाओगे। कई बार इश्यूज आते हैं ये, जैसे उस केस में आपको या तो नया सर्वर बनाना पड़ेगा, और अगर वैसे तो पहले फर्स्ट प्रायोरिटी हम क्या करते हैं कि रिबूट करके अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो दूसरा ऑप्शन ये रहता है कि हम नया सर्वर बनाएं और इस पे जो भी मेरी स्टोरेज अटैच थी वो नए वाले सर्वर पे अटैच कर दें, और आईपी भी नई वाली, मतलब जो इस पे अटैच थी आईपी वो नए वाले पे लगा दें, अगर ये स्टेटस चेक फेलियर आता है तो। तब तक सिक्योरिटी ग्रुप चेक कर ले क्या क्या पोर्ट अलाउ है वहाँ पे। ओके, ठीक है। सोर्स में क्या है? नीचे करियो, नीचे नीचे सोर्स में सिक्योरिटी ग्रुप आ रखा है, उसको एनीवेयर कर दे। गलत खोल लिया तूने, गलत खोल लिया। तूने दूसरे सिक्योरिटी ग्रुप खोल दिया। इस साइड का। ये तो है डिफ़ॉल्ट वाला, ही तो है। ऊपर का उसमें उसी का नाम आ रहा है। डिफ़ॉल्ट में उसको चेंज कर दे। क्या नया बनाऊँ? एनीवेयर कर दे उसको, एनीवेयर। इसको एनीवेयर कर दे, उसको हटा दे। इसको डिलीट करके नया ऐड कर दे, ऐड रूल। डिलीट करके नया ऐड रूल। और ट्रैफिक एनीवेयर, ऊपर वाला डिलीट, सही। अमन, अगर यहाँ पे आईपी दे देंगे तो उसी आईपी से रिक्वेस्ट आएगी? हाँ, उसी आईपी को एक्सेप्ट करेगा। ये हम बताएंगे आगे, ये अभी हम इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि ये कैसे लगाना है, किस पे लगाना है, कब लगाना है, उसका अलग कॉन्सेप्ट है सारा, उसकी अलग स्टडी है। तो ये अभी हम नहीं बता रहे हैं ये चीज़। अभी हम जस्ट एक बता रहे हैं, एक विंडोज सर्वर है, उसको हमने लॉन्च किया, उसको कैसे एक्सेस करना है और उस पे कैसे एप्लीकेशन चलती है। सिंपल, इतना ही सिंपल है बस ये। यहाँ पे आपको 2 चीज़ मिलेगी, या तो आप खुद के अपना जो आरडीपी हो, आरडीपी होता है विंडोज़ में, आप उसके थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पे आप आईपी डालेंगे और एडमिनिस्ट्रेटर और पासवर्ड डालेंगे। जैसे यूज़र नेम और पासवर्ड मांगे तो यूज़र नेम ये है,
तो पासवर्ड जो आपको मिलेगा वो भी मैं बताता हूँ कैसे मिलेगा। जैसे और दूसरा क्या है, एक खुद का जो होता है यूज ये AWS का, आप यहाँ पे क्लिक करिए, ये एक आपको RDP ये डाउनलोड करके दे देगा। अब इसका हमें अगर पासवर्ड जनरेट करना है, यहाँ से मैंने गेट पासवर्ड किया, तो मैंने की बनाई थी वो मैं यहाँ पे डालूंगा। जो हमने सर्वर बनाते समय की ली थी उससे पासवर्ड डिक्रिप्ट होगा यहाँ पे, ये यहाँ पे पासवर्ड। डिक्रिप्ट होगा, ठीक है। अब ये जो मैंने RDP लिया था AWS से, सिंपली मैं यहाँ कनेक्ट करूँगा, वैसे ही पासवर्ड फॉर्म करेगा, मैंने कॉपी किया, ये विंडोज सर्वर में लॉगिन हो गया, बूटिंग हो रही है यहाँ पे कुछ। ये एक्चुअली स्मॉल साइज का है इसलिए अभी तक बूटिंग चल रही है इसमें। क्या हो रहा है इसमें? CLI वाला तो मिल लीजिए। अरे नहीं नहीं, वो तूने साइज छोटा ले रखा है, बड़ा कर इसको, स्टॉप कर इसको। CLI वाला ले लिया क्या? वही मुझे बता दो। सिंपल लेते ना 2019। अमन, हम्म। जो हमारा स्ट्रिंगर गो रेडी में होता है वो विंडो बेस ही होता है क्या सर्वर जो हम क्रिएट करते हैं वहाँ पे? तो वहाँ तो इस चीज़ से कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो वो पूछता नहीं ना कि आप बंदू में बना रहे हो क्या, तो वो विंडो बेस्ड ही होता है। कैसे मतलब होस्टिंगर में क्या करते हैं हम? गो डेडी पे या होस्टिंगर पे हम जब भी सर्वर बनाते हैं ना, हाँ। तो वो विंडो बेस्ड होता है या फिर हम या आपको ओएस जो पूछ रहा हूँ मैं आपको कि लाइनक्स बेस्ड होता है? लिनक्स बेस्ड देगा वो आपको, अगर वो विंडोज बेस्ड देगा तो आपको वो उसके पैसे भी अलग से चार्ज करेगा। वो अच्छा लिनक्स बेस्ड होता है सारा। अच्छा, बाय डिफॉल्ट लिनक्स होता है। हाँ। इमेज इमेज दिखा कौन सी है? वो ले 29 दोस्तों। इमेज मतलब इमेज क्या होता है इसमें कि मैं अपने विंडोज में कौन सा ओएस, मतलब सॉरी, मैं अपने सर्वर में कौन सा ओएस इंस्टॉल करना चाहता हूँ वो मेरे इमेज से पता चलता है। कि अगर मैंने 2019 की इमेज ली तो मेरे जो सर्वर बनेगा उसमें विंडोज 2019 वाला इंस्टॉल रहेगा ओएस। ऐसे अगर मैं दूसरी इमेज सेलेक्ट करता हूँ तो वही मेरे सर्वर के अंदर इंस्टॉल रहेगा। ये शायद बात पहले हमने वो कर दिया था, आई थिंक CLI बेस्ड वाला। स्मॉल में ले सकता है, माइक्रो में क्यों जा रहा बार बार? स्मॉल में ले सकता है। हो जाएगा वो, बट टाइम लेता है ना स्मॉल थोड़ा टाइम में। लेगा। ठीक है, जब तक ये स्टेटस ओके हो रहा है तब तक आगे चलते हैं हम लोग। अगर हम टाइप ऑफ स्टोरेज की बात करें AWS में, तो 3 टाइप के आपको स्टोरेज मिलेगी। एक हो गया इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज, और एक होता है हमारा सिंपल स्टोरेज सर्विस, और एक होता है इलास्टिक फाइल सिस्टम। ठीक है, इसमें और भी आएंगी, बट ये भी तीन ही पढ़ रहे S3 और EFS बाद में देखेंगे, अभी जस्ट हम EBS के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि सर्वर पे हमारी EBS हम लगाते हैं, मतलब EBS वाली स्टोरेज हम यूज करते हैं सर्वर्स पे। कैसे यूज करना है वो आगे देखना है। ठीक है, तो अगर हम EBS की बात करें तो इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज होता है। ये इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज कैसे यूज होता है? जैसे कि हमारा कोई स्टोरेज सर्वर है जो कि AWS पे प्री-बिल्ट है, इसमें क्या होता है, जो स्टोरेज होता है वो ब्लॉक्स में डिवाइड होता है, डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स होती हैं। ये हमारा EBS है जो कि AWS का है। रिसोर्स मैनेजर 500 GB। ठीक है, तो
इसमें जो स्टोरेज होती है डिस्ट्रीब्यूट होती है। आपने AWS से मांगी मेरे को 2 GB स्टोरेज चाहिए, तो वो क्या करेगा आपसे पर्टिकुलर जो ब्लॉक है ये आपको एक ब्लॉक उठा के दे देगा। लेट सपोज 500 GB का है, तो हर एक ब्लॉक हम मान के चलते हैं कि 2 GB का। अगर आपने 2 GB मांगी तो आपको ये पर्टिकुलर ये वाला स्टोरेज उठा के वो दे देगा। ये अगर आपने 4 GB मांगी तो आपको ये 2 ब्लॉक स्टोरेज दे देगा। जैसे अगर 2-2 GB का है तो ये हमारा 4 GB हो गया। ठीक है, तो जो EBS जो हमारा काम करता है वो ऐसे ही काम करता है। AWS में ब्लॉक की फॉर्मेट में जो होता है डेटा इधर उधर फैला होता है, और आपको जो स्टोरेज प्रोवाइड होता है वो ऐसे पर्टिकुलर ब्लॉक्स में होता है। AWS की तरफ से जितना भी आप डिमांड करते हैं, तो ये पर्टिकुलर आपको जो भी उसका साइज होगा प्रीफिक्स्ड, उस हिसाब से आपको ब्लॉक असाइन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं कि आपने EBS में देखा होगा हमने कई बार GP2 लिया है, GP3 लिया है। तो ये हमारे टाइप्स हैं जो कि SSD के हैं। मैं कंसोल में भी दिखा देता हूँ आपको। EBS में भी 4-5 तरीके के टाइप्स होते हैं। एडवांस कर दे। ये एडवांस में वो दिखाएगा कितने IOPS हैं, कितने नहीं है। राइट में, या नहीं राइट में, वही कॉन्फ़िगर स्टोरेज में ही। जहाँ पे अपना कॉन्फ़िगर स्टोरेज है उसके ठीक है। हाँ, अब उसको वो कर, ड्रॉप डाउन कर वॉल्यूम वाले को। हाँ, ऐड नहीं, वॉल्यूम वाले को कहीं भी करना है। ठीक है, ये आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की वो मिल जाएंगी। ये जो भी स्टोरेज का स्पेसिफिकेशन है वो सिर्फ आपके EBS का ही है। ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम टाइप आपको मिल जाएगा। जनरल पर्पस SSD, GP3, GP2, IO1, IO2, ओल्ड SSD और ऑप्टिमाइज SSD, मैग्नेटिक। मैग्नेटिक डिस्क जो है वो कि अब यूज़ नहीं होती। तो इन सब का जो है डिफरेंट डिफरेंट पर्पस है। जैसे कि इसमें होता है कि आप मिनिमम साइज़ कितना ले सकते हैं, मैक्सिमम साइज़ कितना स्टोरेज ले सकते हैं। इसमें IOPS मैच करते हैं, थ्रूपुट मैच करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको EBS दिख रहा है कि हमारा स्टोरेज टाइप क्या है, EBS। यहाँ पे वो दिखा रहा है कि वो जो डिस्क है वो माउंट का जो पाथ होता है वो ये है। ठीक है, स्नैपशॉट अगर आपने कोई स्नैपशॉट अटैच करना है इसके साथ, जो कि हम बाद में बताएंगे स्नैपशॉट कैसे लिया जाता है और स्नैपशॉट क्या होता है, ये इसको आप हम बाद में डिटेल में करेंगे। यहाँ पे आप साइज डिफाइन करेंगे, मुझे 8 GB चाहिए, 16 GB चाहिए। यहाँ पे आपने टाइप डिसाइड किया कि GP2 या GP3 चाहिए। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने GP2 चेंज किया तो यहाँ पे एक IOPS आ रहा है जो कि 300 में से 3000 में से 100 IOPS मिल रहा है। IOPS क्या होता है? इनपुट आउटपुट पर सेकेंड। जो आपका डेटा रीड और राइट होता है उस पर सेकेंड, ये उसकी आप कह सकते हैं एक तरह की स्पीड है। ठीक है, कि आपको डेटा कितनी जल्दी फैच हो रहा है, कितनी जल्दी आप रीड कर रहे हैं पर सेकेंड में। ठीक है, ये हमारे IOPS होते हैं। सेकंड क्या है? डिलीट ऑन टर्मिनेशन। डिलीट ऑन टर्मिनेशन का मतलब यहाँ पे ये है कि लेट्स सपोज आपने कोई EC2 लॉन्च किया है, तो अगर ये नो है तो नो का मतलब ये हो गया कि आपने EC2 लॉन्च किया, आपका काम हो गया, आपने EC2 डिलीट कर दिया। नो का मतलब ये हो गया कि जो आपकी जो वॉल्यूम अटैच हुई है, जो भी आपने यहाँ पे डिमांड करी होगी, जो वॉल्यूम अटैच हुई है उस पर्टिकुलर EC2 के साथ, वो डिलीट नहीं होगी अगर आपने EC2 डिलीट कर दिया। और अगर आपकी वॉल्यूम डिलीट नहीं हुई तो हमने आपको ये पहले ही बताया था कि AWS क्या करता है, स्टोरेज का चार्ज वो लेता है। क्योंकि अगर वो आपको पर्टिकुलर ब्लॉक का स्टोरेज दे रहा है तो आपका डेटा तो वो स्टोर करके रख रहा है, तो उसका जो कॉस्ट होता है वो डे बाय डे, घंटे बाय घंटे बढ़ता रहता है। तो यहाँ पे अभी हम यस करके चलते हैं हमेशा। और अगर आप कंपनी में जाइएगा तो हमेशा नो करके रखते हैं, क्योंकि लेट्स सपोज आपने गलती से EC2 डिलीट कर दी, बट आपका जो डेटा है वो तो परसिस्ट रहेगा, क्योंकि वॉल्यूम जो अटैच करी थी वो हमने डिलीट ऑन टर्मिनेशन पे नो कर दी थी, ताकि हमारा EC2 डिलीट करने पे हमारी वॉल्यूम डिलीट। ठीक है, ये और इंक्रिप्टिंग। वॉल्यूम में ही हमारा डेटा स्टोर होता है। और वॉल्यूम जो ये वाला वॉल्यूम है, इसी में आपकी OS जो होती है वो बूटअप होती है। OS का जो स्टोरेज आपको मिलता है वो इसी में मिलता है। ठीक है, ये इंक्रिप्टिंग हम बाद में बताएंगे इसके बारे में। इंक्रिप्शन नॉर्मली जो होता है वही डेटा को आपको इंक्रिप्ट फॉर्म में रखना है, ये होता है। ये इंक्रिप्ट की टाइप होती है कि कैसे आपको डेटा इंक्रिप्शन करना है, ये वो चीज़ है। ठीक है,
अपने विंडोज में चलते हैं। कौन सा चलता है? जी विंडो सर्वर हम लॉगिन कर लिया जो हमने अभी बनाया था। इसीलिए मैं आया था। स्लो है यार बहुत ही, T2 स्मॉल लेना चाहिए था। आपका ये विंडो सेटअप हो गया। ठीक है, वो हम आपको एक वेब सर्वर कॉन्फ़िगर करके दिखा देते हैं। मतलब जैसे कोई विंडोज सर्वर है उसमें हम कैसे अपनी एप्लीकेशन को रन करते हैं वो जस्ट हम दिखा रहे हैं कि स्टैटिक वेबसाइट ही दिखाएंगे जैसे लिनक्स पे दिखाई थी कल। बहुत स्लो है यार ये लेना ही नहीं चाहिए था। बढ़ा दे इसको यार, स्टॉप करके बढ़ा दे। बड़ा हम्म। बहुत स्लो है ये, इसको चल कोई नहीं, हो रहा तो कर दो। जो IIS वेब सर्वर्स इंस्टॉल कर रहे हैं अभी हम यहाँ पे, IIS वेब सर्वर पे ही एप्लीकेशन रन होती है। जैसे हमारा वहाँ अपाचे था, यहाँ पे IIS वेब सर्वर होता है जो विंडोज का अपना ही होता है। नेक्स्ट, बाकी सारे ऑप्शन डिफॉल्ट रखे हैं, बस जैसे हमने वहाँ पे एक वो सिलेक्ट किया था IIS वेब सर्वर। इंस्टॉल हो रहा है, फिर जब IIS वेब सर्वर इंस्टॉल होगा फिर हम अपनी एप्लीकेशन चलाएंगे IIS वेब सर्वर पे। तो मैं आपको ये बता देता हूँ। जैसे ये मेरा लैपटॉप है कि हम एक्सेस कैसे करते हैं अपने AWS के इंस्टांस को। ये हमारे पास AWS का डेटा सेंटर है। ठीक है, और हमारी कोई मशीन है जो कि इसके अंदर चल रही है EC2। ठीक, तो ये जो हमारी चलती है, एक आपने देखा होगा प्राइवेट IP। ठीक है, जो कि हमारे EC2 की अगर हम प्राइवेट IP देखें, अच्छा, किसी को पता है पब्लिक आईपी कब यूज होती है, प्राइवेट आईपी कब यूज होती है? किसी को कुछ मतलब पहले से नॉलेज है किसी को आईपी का, प्राइवेट एंड पब्लिक आईपी, मतलब कब कौन सी यूज करनी है अपने को?
पब्लिक आईपी का मीन्स ये है ना, हम किसी यूजर को या किसी को एक्सेस दे रहे हैं हम्म तो हम पब्लिक करेंगे, और प्राइवेट में क्या है कि अपने सिस्टम पे ही हम एक आईपी स्टेट कर देंगे कि वो उसी आईपी पे इनेबल कर सकता है और चेक कर सकता है। जैसे हम अपने निम्बस पोस्ट में नहीं कर रखा, जैसे वीपीएन से ओपन करता है तो हम्म हमने हम्म। हाँ ठीक है, मैं बताता हूँ क्या होता है। जैसे पब्लिक आईपी है और प्राइवेट आईपी है। पब्लिक आईपी का मतलब ये होता है, उस पब्लिक आईपी पे इंटरनेट गेटवे अटैच होता है, मतलब कोई भी कहीं से भी आके एक्सेस कर सकता है हमारे सर्वर को कहीं से भी, अगर मेरे सर्वर पे पब्लिक आईपी है। लेकिन प्राइवेट आईपी का मतलब होता है एक नेटवर्क के अंदर, मतलब सपोज नेटवर्क कैसे मान लो, मैं वाइड से मेरे 6-7 कंप्यूटर जुड़े हुए हैं तो मैं उसको नेटवर्क बोल रहा हूँ। तो उस नेटवर्क के अंदर जितने भी कंप्यूटर हैं उन सबकी एक प्राइवेट आईपी होगी, तो वो आपस में कम्युनिकेट उस प्राइवेट आईपी के थ्रू कर सकते हैं। बट कोई सातवां लैपटॉप है जो उस वायर से कनेक्टेड नहीं है, तो वो लैपटॉप इनसे कनेक्ट नहीं कर सकता यूजिंग प्राइवेट आईपी। क्यों? क्योंकि वो सेम नेटवर्क में नहीं है। तो प्राइवेट आईपी कब हम यूज करेंगे? जब मेरा पूरा एक सर्वर सेम नेटवर्क में है, तब मैं प्राइवेट आईपी यूज करूंगा। पब्लिक आईपी में कब यूज करूंगा? जब मेरा सर्वर सेम नेटवर्क में नहीं है और वो कहीं इंटरनेट के थ्रू से आ रहा है, तब मैं पब्लिक आईपी यूज करूंगा। तो ये दोनों का मेजर डिफरेंस है, पब्लिक और जो प्राइवेट। न, जो निम्बस पोस्ट में है वो तो प्राइवेट ही है ना, जो आप वीपीएन से हमें देते हो बाहर से इनेबल मशीन एक्सेस करने के हाँ, लिए। जो मेरा वीपीएन वो पब्लिक पे बन रखा है, उसके एक पब्लिक आईपी मिल रखी है। तो आप क्या करते हो, पहले मैंने इंटरनेट के थ्रू उस वीपीएन पे आते हो। अब जो वीपीएन जो सर्वर है वो आपस में इंटरनेट कनेक्टेड है बाकी दूसरे सर्वर के साथ, मतलब नेटवर्क के साथ इंटर कनेक्टेड है वो। जैसे निम्बस पोस्ट का सर्वर हो गया, आपका हो गया एक्सप्रेस बीस का सर्वर हो गया। जो वीपीएन सर्वर है वो इंटरनली कनेक्टेड है इन सब के साथ, ऐसे हमने उसमें सेटिंग कर रखी है। तो पहले क्या करते हो आप, पहले वीपीएन सर्वर पे आते हो। जब आप एक बार वीपीएन सर्वर पे आ गए, फिर वहां से आप किसी भी मशीन को एक्सेस कर सकते हो यूजिंग प्राइवेट आईपी। तो ऐसे हमने उसमें कॉन्सेप्ट कर रखा है। जैसे कि अमन, एक बार फिर से बताना, पब्लिक आईपी और प्राइवेट आईपी में। पब्लिक आईपी ये है, जैसे एक डायग्राम बना है, माई लैपटॉप डायग्राम है एक, ठीक है। हाँ एक हाँ। पब्लिक आईपी मिल रखी है अपने को इंटरनेट गेटवे से। तो हम क्या करेंगे, जब भी हम पब्लिक आईपी के थ्रू जाते हैं तो हमारी पहली रिक्वेस्ट इंटरनेट गेटवे पे जाती है। इंटरनेट गेटवे फिर प्राइवेट पे जाती है, प्राइवेट से फिर अपने सर्वर पे जाते हैं हम। तो ये हमारा पाथ रहता है। ठीक लेकिन है। जो हमारी प्राइवेट आईपी है, प्राइवेट आईपी तब काम में आती है सपोज मेरा एक EC2 है, यहाँ पे मल्टीपल EC2 हो गए सेम नेटवर्क में। तो वो जो तीन हाँ। तीन या चार जो सर्वर होंगे वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं यूजिंग प्राइवेट आईपी। लेकिन अगर आप अपने नेटवर्क अपने लैपटॉप से डायरेक्ट प्राइवेट आईपी पे कम्युनिकेट करोगे तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उनकी कनेक्टिविटी नहीं है, वो वायर से आपस में कनेक्टेड ही नहीं है, लेकिन पब्लिक आईपी से कनेक्टेड है वो। अपने नेटवर्क अपना अपना नेटवर्क का मतलब अमन? अपना नेटवर्क मतलब AWS का नेटवर्क। अपना नेटवर्क मतलब जहां मेरे EC2 बन रखे हैं उसके नेटवर्क में सारे आपस में कनेक्टेड है। मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मेरे सर्वर एक मिनट नेटवर्क। अमन, एक मिनट मैं समझाता हूँ। लेट्स सपोज जैसे मेरा लैपटॉप है, ठीक है, अभी मैं ये हाँ समझा रहा हूँ डायग्राम, उसके बाद मैं आपको ये बताऊँ। मेरा लैपटॉप है, ठीक है, AWS का डेटा सेंटर। वहाँ मैंने आपको दिखाया था कल, जो नंबर ऑफ सर्वर है वो रैक्स में रखे रहते हैं, ठीक है। तो हाँ। उसमें क्या होता है, एक स्विच यूज होता है, सिस्को स्विच आपने सुना होगा। तो उसमें क्या होता है, हम उसमें नेटवर्क कॉन्फ़िगर करते हैं, तो उसमें VLAN एक सेटअप करते हैं कि उस स्विच में जितने भी हमारे VLAN से होके जितने भी सिस्टम को आईपी असाइन होगी, या जितने भी नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर कनेक्ट होंगे। आपने देखा होगा दो तरीके से हम लैपटॉप कनेक्ट करते हैं, या तो वाईफाई से या फिर अपने लैन से, लैन पोर्ट जो हमारे लैपटॉप में होता है, ठीक है। जो स्विच में होता है वो हमारे स्विच में लैन पोर्ट होते हैं। मैंने एक पोर्ट अपने स्विच में लगाया, एक पोर्ट अपने लैपटॉप में लगाया। तो क्या हुआ, जो पीछे से कोई इंटरनेट आया हमारे पास, कोई इंटरनेट आया इंटरनेट गेटवे का, जो कि हमारा प्रोवाइडर होगा, उस वो आएगा हमारे स्विच में, ठीक है। तो स्विच से होके फिर मैंने जो मेरे केबल लगी थी स्विच में, उसके बाद जो मेरे लैपटॉप में लगी थी, तो वो क्या होगा वहाँ से वो एक जो स्विच होगा वो एक मेरे को आईपी अलॉट कर देगा मेरे पर्टिकुलर सिस्टम को। तो वो क्या आईपी होगी, वो मुझे होगी इंटरनल असाइन, ठीक है। अगर मेरे लैपटॉप को कहीं बाहर कम्युनिकेट करना होगा, जैसे मुझे अगर कोई अपडेट करना है या कोई भी गूगल की सर्विस एक्टिवेट करनी होती है, गूगल पिंग करना होता है, तो मेरा लैपटॉप क्या करता है, मैंने यहाँ से www.google.com किया, मेरा लैपटॉप जाएगा पहले सिस्को स्विच के पास, फिर वहाँ से जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की जो लाइन आएगी हमारे पर्टिकुलर सिस्को स्विच में, तो वो वहाँ से होके जाती है। तो आपने देखा होगा कि जो प्राइवेट आईपी होती है उसकी कॉस्ट नहीं होती। प्राइवेट आईपी आप अपने किसी भी एक प्राइवेट
आपको जो एक्सटर्नल आईपी मिलती है सिर्फ आपको उसका पे करना पड़ता है, क्योंकि आपका जो डेटा है वो बाहर कैसे जाएगा जब तक पब्लिक आईपी नहीं होगी। पब्लिक आईपी किससे अटैच होती है? इंटरनेट गेटवे से। कि अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई सेटअप हो रखा है, इंटरनल सेटअप हो रखा है नेटवर्क पे, ठीक है, तो आप अगर आपको बाहर कम्युनिकेट करना है तो आपको एक पब्लिक आईपी की नीड होगी ही होगी, ताकि आपकी जितने भी इंटरनल नेटवर्क जितने भी असाइन होंगे, अगर उसको आपके नेटवर्क से बाहर जाना है, गूगल पे जाना है या इंटरनेट चलाना है, तो उसको एक पब्लिक आईपी चाहिए ही चाहिए होती है। ठीक है, मतलब इसको अगर हम ये आईपी कॉन्सेप्ट तो इसका अलग फिर कोर्स बन जाता है सीसीएनए करके, नेटवर्किंग का कोर्स होता है। लेकिन मैं अभी मोटा मोटा बताऊं इसमें, तो जो प्राइवेट आईपी है, जब मेरे सारे जो सर्वर हैं आपस में वायर के थ्रू कनेक्टेड है, तो वो आपस में प्राइवेट आईपी के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं। समझे आप? कि सपोज मेरे 6 लैपटॉप है, मैंने 6 लैपटॉप को वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिया। अब हर एक लैपटॉप की अपनी अपनी प्राइवेट आईपी होती है, तो ये आपस में प्राइवेट आईपी के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं। सपोज मुझे प्राइवेट आईपी का यूज करके दूसरे सर्वर में जाना, तो मैं जा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि वो वायर से कनेक्टेड है। बट जब मैं कोई पांचवा कंप्यूटर लाता हूँ जो वायर से कनेक्टेड नहीं है, उसको प्राइवेट आईपी से कनेक्ट करूंगा, तो वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कोई कनेक्टिविटी नहीं है उनके बीच में, वायर या लैन या स्विचेस के थ्रू। तो उस केस में क्या है कि मैं पब्लिक के थ्रू, वो पब्लिक आईपी के थ्रू आऊंगा, जो कि मेरा इंटरनेट के थ्रू आएगी। इंटरनेट भी तो वायर से चलता है। तो क्या करेगा कि सबसे पहले मेरा जो पब्लिक आईपी मेरे को मिली है, वो जाएगी इंटरनेट गेटवे पे। इंटरनेट गेटवे पे जाने के बाद हमने उसमें ऐसी सेटिंग कर रखी है कि जब कोई इंटरनेट गेटवे से यहाँ पे आएगा, तो ये मेरे सर्वर को एक्सेस कर सकता है, जो कि प्राइवेटली चल रहे हैं। तो वीपीएन भी ऐसे काम करता है कि एक पब्लिक आईपी देते हैं वीपीएन सर्वर को। आप उस वीपीएन सर्वर पे आते हो, जब जैसे आप वीपीएन कनेक्ट करते हो, फिर उसमें जो भी आपके अंदर इंटरनली सर्वर चल रहे हैं जो आपस में वायर के थ्रू कनेक्टेड है, आप उनको एक्सेस कर सकते हो यूजिंग प्राइवेट आईपी भी, पब्लिक आईपी भी। पब्लिक आईपी तो कहीं से भी कर सकते हो, बट फिर वीपीएन पे आने के बाद आप प्राइवेट आईपी से भी वो कर सकते हो उसको एक्सेस। क्यों? क्योंकि अब वीपीएन सर्वर जो है और बाकी उसके साथ जो 8 और 10 सर्वर है, वो आपस में कनेक्टेड है वायर के थ्रू, तो आप उनको प्राइवेट आईपी के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। मोटा मोटा कंसेप्ट समझो। सिंपल आपका ये हो गया। एक वायर आएगी जो कि पब्लिक आईपी अमन एक सेकंड, सत्या, ये जो है आईपी, आईपी बेसिकली आईपी का क्या टर्म किस लिए यूज करते हैं? आईपी क्या चीज होती है? आईपी मतलब जैसे टेन डॉट कुछ हुआ तो इसका क्या मीनिंग क्या है? आईपी हम किस लिए यूज करते हैं? मतलब सपोज मैं किसी को बुलाऊंगा तो कैसे बुलाऊंगा? किसी का नाम रख दिया, अमन रख दिया, सत्या रख दिया, कुछ रख दिया। तो ऐसी मैं कंप्यूटर की लैंग्वेज में किसी कंप्यूटर को डिनोट करना है कि भाई ये क्या कंप्यूटर है, तो मैं उसको आईपी बोल दूंगा कि इसकी ये आईपी है। मतलब नॉमेनक्लेचर हो गया एक तरीके से। जैसे आप किसी को नाम से बुलाते हैं तो उसका नाम है, आप उसको नाम से आइडेंटिफाई करते हैं। तो आप अगर आपके नेटवर्क में कोई बंदे को आईपी मिली, तो आप किसी को अगर आपको पहचानना है तो आप उस आईपी के थ्रू उसका डेटा निकाल सकते हैं कि मतलब एक पर्टिकुलर। नेटवर्क के अंदर कोई किसी को कैसे जानेगा? आईपी के थ्रू। वहाँ नॉर्मल सर्वर तो ह्यूमन ने अपने नाम बना दिया, लेकिन एक नेटवर्क के अंदर कोई किसी को कैसे पहचानता है कि ये कौन है, क्या है? आईपी के थ्रू पहचानता है। तो आईपी जस्ट इसके लिए आई कि भाई मैं किस कंप्यूटर को कैसे पहचानूंगा, तो उसकी आईपी से पहचानूंगा। मतलब नॉमेनक्लेचर कर दिया मैंने सर्वर्स का या कंप्यूटर्स का या डिवाइसेस का, बोल लो। नॉमेनक्लेचर के पर्पज से आई है हमारी आईपी। जैसे आपने हैकर के मुंह से भी सुना हो, कोई हैकर होते हैं तो वो आईपी के थ्रू ही पकड़े जाते हैं कि ये आईपी कहाँ से यूज है। उससे आईपी के थ्रू आपका लोकेशन मिल जाता है, मैक एड्रेस मिल जाता है, बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो वही मान लीजिए कि अगर किसी पर्टिकुलर बंदे को आईपी असाइन हुई, तो आवाज पढ़ लो आवाज चुप आ रही है, आवाज आ रही है। तो अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये पर्टिकुलर आईपी कौन से सिस्टम को असाइन हुई है, तो आप उसका पूरा डेटा निकाल सकते हैं कि इस पर्टिकुलर सिस्टम का मैक एड्रेस क्या है, कौन सा यूज़र है, क्या है। तो आईपी का ये होता है आइडेंटिफिकेशन के लिए, कि अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कौन से यूज़र के पास है या कौन से लैपटॉप में कॉन्फ़िगर है आईपी, तो इसलिए आईपी असाइन होती है। ठीक है। मतलब तो एक चीज जो है, जैसे मैं मोबाइल से जो है ना इंटरनेट एक्सेस कर रहा हूँ, तो मेरे मोबाइल की भी एक पर्टिकुलर प्राइवेट आईपी होगी या फिर कोई पर्टिकुलर आईपी होगी इसकी? आपकी भी अब सेम आप अगर जैसे सेम अपने फ़ोन में सेटिंग खोलिएगा ना, तो उसमें सेटिंग में जाके वाईफाई या फिर आप मोबाइल डेटा से, तो उसमें दिखा देगा आपको कि आपको आईपी कौन सी असाइन हुई है, IP4, आपका सबनेट क्या है, आपका गेटवे क्या है, आपका डीएनएस क्या है, वो सब सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा। मैं आपको ठीक इसका है। अब प्रूफ भी दिखा देता हूँ। अब ये तो हो गई जैसे मेरे मोबाइल की एक पर्टिकुलर आईपी हुई। अब मैं, हो सकता है कि मैं सिम कार्ड के इंटरनेट प्रोवाइडर से कनेक्ट कर रहा हूँ, हो सकता है मैं वाईफाई की कोई सर्विस प्रोवाइडर है उससे कनेक्ट कर रहा हूँ।
तो उस केस में भी मेरी आईपी जो है वो सेम रहेगी, या फिर उस केस में भी वेरी करती है कि चेंज हो जाएगी। पता क्या होता है, जो सुनो वेरिफिकेशन चेंज होगा। मैं बताता हूँ होता क्या है कि जो आप इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को जो पैसा देते हो ना, वो आईपी का ही पैसा देते हो। क्यों? क्योंकि वो आईपी आईपी का ही चार्ज लेता है आपसे, वो उसका नहीं लेता। इंटरनेट तो फ्री है वैसे देखा जाए तो, बट जो आपको वो पब्लिक आईपी मिल रही है ना, उसका चार्ज करता है वो आपसे। वो पब्लिक आईपी के थ्रू ही तो आप इंटरनेट पे जा रहे हो, तो बेसिकली वो जो आपसे 500 रुपए पर मंथ जो ले रहा है, वो पब्लिक आईपी के ही ले रहा है। क्यों? क्योंकि उस पब्लिक आईपी का कॉस्ट होता है। वो कॉस्ट कौन डिसाइड करता है? जो इसकी आईपी आईपी की जो आईपी की ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको कंट्रोल करती है, वो चार्ज करती है इनसे। तो वो हमसे सिर्फ आईपी का ही पैसा लेते हैं, ना कि तो इंटरनेट। बेसिकली जितने भी आईएसपी जो है, उनके थ्रू अगर मैं कोई भी कनेक्शन, अगर मैं कोई भी इंटरनेट एक्सेस करता हूँ, तो मेरी एक पर्टिकुलर आईपी के थ्रू जो है वो मैं एक्सेस कर सकता हूँ इंटरनेट जो है। ये बिल्कुल, मोटा मोटा था। हाँ, बिल्कुल। मोटा और मोटा ये आप मान लीजिए अपने कि सर्विस प्रोवाइडर को ये भी बोल सकते हो कि भाई मेरे को ऐसा करके दे कि मेरे को मेरी पब्लिक आईपी चेंज ही ना हो, जैसे हमने निम्बस के अंदर कर रखा है। हमने ओके। सर्विस प्रोवाइडर को बोल रखा है कि भाई हमें स्टैटिक आईपी चाहिए पब्लिक, जो कि चेंज ना हो। लेकिन जब आप घर में यूज करते हो तो आपकी आईपी चेंज होती रहती है, कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा। क्योंकि उस केस में आपने अपने सर्विस प्रोवाइडर को बोला नहीं है कि मेरे को एक पर्टिकुलर आईपी दो। आपको स्टैटिक आईपी का भी वो अलग से चार्ज करेगा। फिर अगर आप बोलोगे कि भाई मेरी आईपी कभी चेंज नहीं होनी चाहिए, तो उसका अलग से चार्ज करेगा वो। समझ गए, समझ गए। हम्म। मैं एक और एग्जांपल दूं, जैसे ये हमारे राउटर हैं, जो कि आपने देखे होंगे घर में जो आपके वाईफाई लगे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 4 लैन है। एक तो लैन वो होगी जो अपलिंक से आएगी, जो कि आपके सर्विस प्रोवाइडर पे होगी, वो आपकी लैन में आएगी, ठीक है। अब ये डिफरेंट 4 पोर्ट हैं। आप क्या करते हैं, एक पोर्ट आपने इसमें लगाया, एक अपने लैपटॉप पे लगाया, तो आपको क्या होगा, एक आईपी असाइन हो जाएगी। आपने दूसरा इसमें लगाया और एक दूसरा सिस्टम लगाया, तो आप ये देख लोगे कि आपको जो आईपी असाइन हुई वो दूसरे यूजर को नहीं होगी। तो क्या होता है, आपको ये डिफरेंट, प्राइवेट आईपी होती है सारी जो असाइन होती हैं। ये सारी प्राइवेट आईपी होती है, क्योंकि पब्लिक आईपी आपको एक ही चाहिए जो कि आपको इंटरनेट से कम्युनिकेट करा सके, जो कि वो सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू आ रही है। तो ये जितने आप कम्युनिकेट करेंगे ना, जितने डिवाइस, तो उन सबको डिफरेंट डिफरेंट आईपी रेंज डिसाइड होती है, जो कि इसमें सबनेटिंग का कॉन्सेप्ट आता है, वो सीसीएनए में चला जाएगा। तो हम नॉर्मली समझ लीजिए कि एक पर्टिकुलर आपको आईपी रेंज मिल जाती है, उसके अंदर आपको नंबर ऑफ सबनेटिंग मिल जाती है कि आप नंबर ऑफ डिवाइस कितने कनेक्ट कर सकते हैं। एक ग्रुप में ना एक वीडियो भेजूंगा मैं सीसीएनए की, वो आईपी सबनेटिंग की, कि आईपी से सपोज मेरे पे एक नेटवर्क आ गया, एक पब्लिक आईपी आ गया। उस पब्लिक आईपी को मैं बहुत सारे जो डिवाइसेस हैं उसमें कैसे मैं उसको असाइन करूंगा, प्राइवेट आईपी उन सब में। तो वो एक कॉन्सेप्ट होता है सबनेटिंग का, वो मैं एक वीडियो भेजूंगा, उससे पढ़ना आप। क्योंकि अगर वो मैं पढ़ाने जाऊंगा तो कोर्स कहीं और चला जाएगा, सबनेटिंग और आईपी। अभी ठीक है, ठीक है। जैसे मोटा मोटा पढ़ा रहा हूँ मैं। प्राइवेट आईपी वो हो गई जो वायर के थ्रू आपस में कनेक्टेड है। पब्लिक आईपी एक हो गई कि जो मेरा इंटरनेट पे अवेलेबल है, जिसके थ्रू मैं इंटरनेट चला सकता हूँ। सिंपल कॉन्सेप्ट। ठीक है। तो अभी AWS का ये है कि अभी हमारी जो EC2 चल रही है इस प्राइवेट आईपी पे चल रही है। अगर मैं अपने लैपटॉप से डायरेक्ट प्राइवेट आईपी पे कम्युनिकेट करूंगा तो वो नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि कोई कनेक्टिविटी नहीं है डायरेक्ट वायर की कम्युनिकेट वो कनेक्टिविटी होती तो आप कर सकते थे प्राइवेट आईपी पे। बट कोई डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है, तो आप प्राइवेट आईपी से नहीं कर सकते। फिर आपको पब्लिक आईपी से जाना पड़ेगा। पब्लिक आईपी से कैसे जाओगे? पहले पब्लिक आईपी इंटरनेट गेटवे पे जाएगा, इंटरनेट गेटवे फिर प्राइवेट आईपी पे ले जाएगा, फिर प्राइवेट आईपी से EC2 एक्सेस कर सकते हो आप। ऐसे मतलब पब्लिकली जाएगी पूरी रिक्वेस्ट। और इसमें सबको सबका डेटा दिख सकता है अगर एनक्रिप्शन और ये सब ना यूज करें तो। तो ऐसे ही भी हमारा लैपटॉप पब्लिक आईपी को हिट करेंगे, उसका काम होगा इंटरनेट गेटवे कम्युनिकेट करना, वो वहाँ से हमें प्राइवेट आईपी भेजेगा। जैसे इंटरनेट गेटवे, जैसे हमारे घर में राउटर होता है, तो राउटर से जो आपस में कम्युनिकेट डिवाइस रहते हैं ना, तो वो आपस में पिंग कर सकते हैं। अगर मैं कोई दूसरे राउटर से जो नेटवर्क असाइन हुआ कि दूसरे उसको पिंग करूंगा तो नहीं होगा वो पिंग। बट जो मेरे पर्टिकुलर एक ही राउटर से अगर 4 डिवाइस कनेक्ट है, वो 4 आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, क्योंकि वो इंटरनली कनेक्ट है एक दूसरे से। ठीक है, हम इसमें चलते हैं अपने, इंस्टॉल हो गया। जैसे हमने लिनक्स में देखा था var www HTML के अंदर हम कोड रखते हैं, वैसे ही
विंडोज़ में हम सी ड्राइव के अंदर आईनेट पब के अंदर डब्ल्यू रूट के अंदर अपना कोड रखते हैं, तभी वो चलेगा। वो डिफ़ॉल्ट दिखा देता है, डिफ़ॉल्ट दिखा देता बाकी हम ये सेटिंग चेंज कर सकते हैं, ऐसे लिनक्स में भी चेंज कर सकते हैं, बट बाय डिफ़ॉल्ट हम क्या करते हैं, var www.html में ही अपना कोड रखते हैं। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे वहाँ नहीं रखना, तो मैं उस सेटिंग को चेंज कर सकता हूँ अपाचे की कॉन्फ़िगरेशन में जाके। है। ये हमने विंडोज़ का जो डिफ़ॉल्ट होता है, वेब सर्वर आईएस, ये वो है। अब वहाँ पे एक वो डाउनलोड कर ले, एक क्या बोलते हैं उसे, अरे नॉर्मली टेम्पलेट। नॉर्मली बता देता हूँ मैं, हाँ, कुछ डाल के यहाँ पे। एक सिंपल एचटीएमएल फाइल क्रिएट करते हैं। तो जैसे विंडोज सर्वर में अगर मुझे एप्लीकेशन होस्ट करनी है, तो उसकी पाथ सी के अंदर आईनेट पब के अंदर डब्ल्यू रूट के अंदर मैं अपना कोड डालूंगा, तभी वो जो कंपाइल होगा तभी वो चलेगा। अगर दूसरी जगह डालोगे तो बाय डिफॉल्ट तो चल जाएगा, मतलब अगर दूसरी जगह डालोगे तो उसके लिए आपको सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी आईएस वेब सर्वर में। बट बाय डिफॉल्ट यहीं चलता है, यहाँ से इस वाली लोकेशन से यहाँ आपको अपना कोड डालना पड़ेगा, यहीं से कंपाइल होगा फिर वो। सेव सेव। अरे उसका जो फॉर्ट आपने वो सेव किया ना, वो टेक्स्ट फॉर्मेट में गया, एचटीएमएल में नहीं था। हाँ, वो टेक्स्ट फॉर्मेट में होगा, सेव एज करना पड़ेगा उसको, क्या नीतीश बॉस? ओपन करके। हाँ, ओपन करके, नहीं नहीं, ओपन कर, उसको ओपन कर। ओपन विथ। हाँ, फाइल सेव एज। अच्छा, फाइल सिस्टम हाँ, मैनेजर। सेव एज, यहाँ ऑल कर दे। यस। अभी टेक्स्ट में डिलीट कर दे इसको। नहीं बना। हम्म। टेक्स्ट में ही है अभी भी। डाउनलोड कर लेना, नेट से डाउनलोड कर ले, छोड़। डाउनलोड करो। हाँ, टेम्पलेट ही डाउनलोड कर ले एक। नहीं चलेगा, इसमें सेटिंग होती है कुछ। ऐड करना पड़ेगा। हाँ हाँ, वो पूरा पसंद कर रखे हमने गूगल वाले में, सॉरी विंडोज वालों में। गूगल भी नहीं खुलेगा तेरा, भसड़ी है यार इसमें। नहीं, ऐसे चलने ही नहीं देगा वो।
एक सेव कर ले, नहीं तो फिर से पता क्या कर, नोटपैड खोल, इसको डिलीट कर, नोटपैड खोल, हाँ यहाँ से कर। 19 वाला नहीं चाहिए था तुझे, क्यों 16 वाला नहीं आना शायद, 16 में बसड़ा है पूरी। हेलो कुछ भी लिख दे, फाइल सेव एज index.html, अब कर इसको। अब तो होना चाहिए, अब आया HTML डॉक्यूमेंट। तो जस्ट ऐसे ही मतलब हम वहाँ पे हम अपना कोड रखते हैं और ये आईपी मैं डोमेन से वो कर दूँगा, लिंक कर दूँगा, तो जब भी कोई डोमेन हिट करेगा तो पब्लिक आईपी भी आएगी, पब्लिक आईपी पे फिर सर्वर के अंदर जो भी चल रखा होगा, उसको आपको शो कर देगा ये स्टैटिक वेबसाइट पे। सिंपल है ये एकदम। किसी को डाउट है इसमें, आगे चलिए। कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं। एक चीज़ और दिखा देता हूँ मैं आपको। जैसे हम ubuntu की मशीन जब लॉन्च करते थे, तो आपने देखा होगा जब भी मैं SSH करता हूँ तो एक -i का फ्लैग यूज़ करता था, जिसमें हमें की मैप करनी पड़ती थी कि हमेशा जब भी मुझे लॉगिन करना है सर्वर को, तो की ज़रूरत है। लेट्स सपोज मेरे सिस्टम में की सेव है, मैं कहीं गया, मेरे को एक्सेस करना है, तो उस केस में मैं क्या करूँगा? क्योंकि हम तो बोलते हैं कि सर्वर हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं जहाँ पे इंटरनेट अवेलेबल है। तो उस केस में कैसे एक्सेस कर सकते हैं? विदाउट की के मतलब विदाउट की के अगर मुझे एक्सेस करना है, सपोज़ एक यूज़र बनाया मैंने सर्वर में, अब मैं की तो उसे दे नहीं सकता हूँ कि भाई अगर मैंने की दे दी वो तो अगर वो की मेरे दूसरे सर्वर में भी यूज़ हो रही होगी तो वो उनको भी एक्सेस कर सकता है। उस केस में क्या करता हूँ मैं यूज़र क्रिएट करता हूँ। फिर जब मैं यूज़र क्रिएट करता हूँ तो वो यूज़र कैसे लॉगिन करेगा वो दिखा रहा हूँ। सपोज़ ये की ले ली हमने, तेरा सब कुछ नॉर्थ वर्जीनिया में चल रहा है आज, तभी तेरी पिंग बहुत है। बिल तो भर दिया ओके। एक चीज़ मैं और दिखा देता हूँ आपको, जैसे कि अगर हम AWS की टर्मिनोलॉजी देखें और इंडस्ट्री भी देखें, तो बहुत सारी चीज़ों को जो हम कॉल करते हैं, तो बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती हैं। और जैसे आप AWS में बोलेंगे कि EC2, ठीक है, बट इंडस्ट्री में क्या बोलता जाता है उसको? इंस्टांस बोला जाता है, वर्चुअल मशीन बोली जाती है, सर्वर बोला जाता है। बट अगर अमेजोन के उसमें जाएंगे तो आपको दिखा होगा, आपने EC2 आता है। अगर मैं यहाँ सर्च भी करूँगा VM वर्चुअल मशीन में, तो ये मुझे EC2 का ही दिखाएगा, क्योंकि वर्चुअल मशीन का मतलब AWS में EC2 है। ठीक है। सेकंड जो है, अगर जैसे हमने स्नैपशॉट बोला होगा या टेम्पलेट बोला होगा, अमेजोन में अगर हम बात करें तो उसको बोलते हैं अमेजोन मशीन इमेज, जो कि हमने भी प्रीवियस डिस्कस करी थी, जिसमें कि हम क्या करते हैं, हमने कोई एक मशीन बनाई है, उसमें जो भी डिपेंडेंसी होती है, अगर एक OS को चलने के लिए जो भी डिपेंडेंसी या लाइब्रेरी है, जो भी फाइल होती है, हम उसमें इंस्टॉल करते हैं और उसकी एक इमेज बना के हम उस अपने उसमें सेव कर लेते हैं। तो वो होती है हमारी अमेजोन मशीन इमेज, जो कि हमारे अमेजोन में प्रेजेंट है। मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको EMI इमेज, स्टेप में लिखा हुआ है। अमेजोन मशीन में ये सारे डिफरेंट डिफरेंट आपके जो प्रोवाइडर हैं, AWS है, मैक है, उबंटू, विंडोज, रेड हैट, SUSE,
ये डिफरेंट है। इन लोगों ने अपनी अपनी मशीनें बना रखी हैं, जिस जो भी लाइब्रेरीज की डिपेंडेंसी होती है, जैसे वर्जन बनाते हैं तो वर्जन में डिफरेंट इमेजेस में चेंजेस करते हैं, फिर उसको एक नए वर्जन के हिसाब से अपडेट कर देते हैं। जैसे उबंटू का भी जो लेटेस्ट चल रहा है वो 24 चल रहा है, 24.04। इसमें क्या है, इसमें आपको कुछ एडिशनल चीज़ें ऐड ऑन करके मिल गई। उससे पहले क्या था, 22 चलता था, 20 भी हो। मतलब पैचेस, सिंपल पैचेस अपग्रेड जो होते हैं वो नई इमेजेस में आते रहते हैं, यहाँ पे नए वर्जन में आते रहते हैं। तो अगर किसी ने जैसे इंस्टेंस क्रिएट किया था तब कोई पुराना डाल रखा था, अपडेटेड कोई वर्जन आ गया तो सर्वर अपडेट करते होगे उसमें क्या? उसमें इमेज अपडेट होती है, करेक्ट। सपोज क्या होता है कि जैसे निम्बस में एक वीएपीटी टेस्टिंग हुई थी, ठीक है। वीएपीटी टेस्टिंग में क्या आया था कि उन्होंने ये कहा था कि आपका ना जो उबंटू वर्जन है वो पुराना वाला चल रहा है 22, आपको लेटेस्ट वाला डालना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया था, सत्या जा इमेज वाले टैब पे जा। तो मैंने क्या किया था, जब ये सब कॉन्फ़िगरेशन मैंने यहाँ नहीं की थी, लॉन्च टेम्पलेट में की थी, मैं बताऊंगा कैसे की थी। तो लॉन्च टेम्पलेट में मैंने क्या बोला था कि जब भी मेरा न्यू सर्वर लॉन्च होगा, क्योंकि निम्बस में क्या होता था कि जब भी मेरा नया कोड डिप्लॉय होता है तो एक नया सर्वर बनता था। तो उसमें लॉन्च टेम्पलेट में मैंने क्या किया था कि जब भी मेरा नया सर्वर बनेगा तो मेरा वो कौन सी टेम्पलेट से बनेगा वो मैंने यहाँ दे रखा था, नीचे करियो। उस टेम्पलेट में मैंने ये दिया था कि ubuntu का ये वाला इमेज यूज़ होनी है जब भी मेरा नया कोड डिप्लॉय होगा। तो मैंने उसमें क्या किया था कि पहले मेरे 22 इमेज यूज़ हो रही थी, तो मैंने बाद में वहाँ डाल दिया था 24 इमेज यूज़ होगी और इस पे ही मेरा कोड चलेगा। तो ऐसे करके मैंने किया था। वो मैं दिखाऊँगा लॉन्च टेम्पलेट में कैसे करते हो सारी चीज़ें। वो कॉन्सेप्ट तब आएगा जब मैं ऑटो स्केलिंग लोड बैलेंसर वाला कॉन्सेप्ट लूँगा, तब मेरा लॉन्च टेम्पलेट वाला आएगा। तो मैं वहाँ पे डिफाइन करूँगा कि मेरा जो नया सर्वर बनेगा कौन-सी इमेज से बनेगा और वो कौन-सा वर्ज़न चाहिए मुझे, मतलब जब मेरा नया सर्वर लॉन्च होगा, तो वो मैं दिखाऊँगा आपको। आगे जब लॉन्च टेम्पलेट और ऑटो स्केलिंग पढ़ाऊँगा तब। ठीक है, ये हमारा ये लॉन्च हो गया। देखो, एक लॉगिन करने का तरीका है कि मेरे पे पैम की है SSH-i, मैंने फ़ाइल का नाम डाला, पैम फ़ाइल का नाम, यूज़र नेम डाला, उबंटू यूज़र नेम बाय डिफ़ॉल्ट आता है जब आप उबंटू का एक सर्वर बनाते हो। पब्लिक आईपी नहीं आती है, फिंगरप्रिंट मैच करने को बोल रहा है, येस किया। ठीक है, सर्वर के अंदर मैं लॉगिन हो गया। अब सपोज़ मैं पैम फ़ाइल सबको नहीं दे सकता लॉगिन करने के लिए। अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर एक यूज़र बनाऊँगा, यूज़र बना सकते हैं। यूज़र का नाम अमन, पासवर्ड पूछ रहा है, डाल दे। उसकी डिटेल पूछ रहा है, फुल नेम क्या है, वर्क रोल नंबर, ये सब कुछ नहीं डाला अभी हमने, ब्लैंक। ये यूज़र हमारा बन गया, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ, ये जो यूज़र है ना, ये फाइल के थ्रू लॉगिन ना करे। अब जिसका जो हमने पासवर्ड क्रिएट किया है ना, ये इसके थ्रू लॉगिन करे। तो उसके लिए कुछ सेटिंग करनी पड़ती है सर्वर में, तो वो बताएंगे हम, वो सेटिंग क्या करनी पड़ती है। उसके बाद फिर मेरा जो यूज़र है वो पासवर्ड के थ्रू लॉगिन कर सकता है। जैसे अगर मैं अमन को अगर आप यूज़र अमन भी दे दो, पब्लिक आईपी भी दूँ, तब भी वो लॉगिन नहीं कर सकता, क्योंकि जब हाँ, तक हम इसमें एसएसएच इनेबल नहीं करते तब तक यूज़र जो है डिफरेंट पासवर्ड यूज़र। पासवर्ड वाला पासवर्ड ऑथेंटिकेशन एनेबल करना पड़ेगा हमें सर्वर के अंदर, तब जाके वो पासवर्ड के थ्रू लॉगिन कर सकता है, वरना उसे पब्लिक पैम फाइल के थ्रू ही लॉगिन करना पड़ेगा। विम एडिटर है जिससे मतलब मेरी फाइल खुलती है। ये वो पाथ है जहाँ पे आपको कॉन्फ़िगरेशन पैन में चेंजेस करना है। etc/sshd_config वो फाइल है जिसमें मुझे पासवर्ड वाला एनेबल करना है कि मेरा यूजर पासवर्ड के थ्रू भी लॉगिन कर सकता है। अभी वो डिसेबल्ड होता है बाय डिफॉल्ट सर्वर में। सर्च कर ले स्लैश, नहीं, ज़्यादा बड़ी नहीं है। एक हमारा ये है पासवर्ड ऑथेंटिकेशन, इसको हम ये अनकमेंट कर कमेंट तो देंगे। रखा है अभी। आई दबा के इंसर्ट मोड में आ गया। अब मैं इसके, एक मिनट, वो सूडो चाहिए। अच्छा, अभी देखो हमने विम एडिटर के थ्रू खोली है फाइल। अब मैं इसमें कुछ एडिट करना चाहूँ, कुछ नहीं कर सकता हूँ मैं। तो एडिट करने के लिए मुझे क्या दबाना है, सबसे पहले आई दबाना है। विम एडिटर का है ये, सबसे पहले आई दबाना है। आई दबाते ही वहां पे नीचे इंसर्ट आ जाएगा, सर्च कर लेना पास।
आई दबाया, इंसर्ट आ गया। अब मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करेगा सत्या, और टाइप करियो, कुछ भी टाइप करेगा टाइप होगा। अब हटा दे तो आई दबा के हमने इसमें टाइप करना है। फिर मेरे टाइप होने के बाद ये हटा, एस्केप दबाना है, एस्केप दबाना है, एस्केप। अब फिर से ये इंसर्ट मोड से हट गया, अब मैं इसमें कुछ टाइप नहीं कर सकता हूँ। बट ये अभी सेव नहीं हुआ है। सेव करने के लिए मैंने क्या दबाना है, एस्केप दबा के कॉलन दबाना है और W लिखना है। वहां नीचे लिखा हुआ आ रहा है, वो देखो, दिखाइए सत्या। कॉलन दबाना है, फिर W दबाया, फिर Q दबाया, फिर एक्सक्लेमेटर यूज किया ताकि वो फोर्सफुली क्लोज हो जाए वो फाइल। तो मतलब ये पहला जो W का मतलब वो राइट है, Q का मतलब है क्यूट है, एक्सक्लेमेटर का मतलब है फोर्स हो जाएगी वो। तो इस तरीके से मैं विम एडिटर में फाइल में एडिट करूंगा। एडिट करने के लिए सबसे पहले मैंने आई दबाया, फिर उसके अंदर मैंने अपना कंटेंट लिखा, फिर मैंने एस्केप दबाया, फिर एस्केप दबाने से मैं इंसर्ट मोड से बाहर आया, फिर मैंने कॉलन दबा के WQ दबाया, W फॉर राइट, Q फॉर क्विट, एक्सक्लेमेटिव फॉर फोर्सफुली, एंटर दबाया। तो जो भी मैंने फाइल में चेंजेस किया होगा वो सेव हो जाएगा। एंटर कर, फाइल में मेरा चेंजेस हो गया। वो बोल भी रहा है कि आपने 122 लाइन नंबर में इतने बाइट्स का कुछ राइट किया है, ये करके बता भी रहा हो। तो विम एडिटर के थ्रू ऐसे करते हैं किसी भी फाइल में राइट। विम एडिटर बेस्ट है, क्यों? क्योंकि सपोज आपने एक खोल ली फाइल, अब आपने गलती से उसने किसी में कुछ चेंजेस कर दिए, बट वो चेंजेस ऐसा होगा नहीं, क्यों? क्योंकि आपने आई दबाया नहीं था। तो विम एडिटर बेस्ट है किसी भी फाइल को एडिट करने के लिए। फिर हम उसकी जो हमारे SSD की जो सर्विस होती है सर्विस उसको होती है वो रिस्टार्ट रिस्टार्ट करनी करेंगे। पड़ेगी। रिस्टार्ट कर दी, स्टेटस भी चेक कर लेंगे इसका। अब जो मेरा यूजर है, जो अमन सत्या ने अमन नाम से यूजर जो बनाया था, वो पेम फाइल के यूज ना करके पासवर्ड के थ्रू कनेक्ट हो सकता है सर्वर से। और दूसरा यूजर ऐसे ही होता है। अच्छा, वो पब्लिक कलर आ गया। रिस्टार्ट, रिस्टार्ट नहीं हुई अभी। सर्वर में जा, सर्वर में, सर्वर में नहीं हो रखा है, देखा हो था? रखा, तभी तो तूने पेम फाइल से किया था कनेक्ट। सर्वर में जा, वो पता है क्या अपडेट आया नया उसमें, CD ETC, यहाँ पे जा, बैक दबा, इसमें मुझे जाना है, CDSSH के अंदर जाना मुझे। अपडेट हुआ है इस इमेज में अभी। ls कर, यहाँ पे लिख grep, GREP, RI -RI स्पेस कैपिटल P AWS कैपिटल नहीं, कैपिटल P सिर्फ, एंटर। अब यहाँ पे देख 2-3 फाइल में होगा पासवर्ड वाला अनेबल, रुक जा, ये दिख रही है तुझे लास्ट वाली, लास्ट लास्ट फाइल, इसमें भी तुझे पासवर्ड वाला देखे अनेबल करना पड़ेगा, लास्ट वाली एकदम। ये फाइल का नेम है, इसको खोल। ये हाँ, विम करके इसको खोल। एक्चुअली इस इमेज में अपडेट आया, पहले ऐसे नहीं होता था। इसको यस कर, इसको भी यस करना पड़ेगा पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करने के लिए। वो करेक्ट। अब रिस्टार्ट मार उसको। अब इधर आ, अब कर उससे की लॉगिन, पासवर्ड प्रॉम्प्ट किया,
तो अमन अमन जो यूज़र है वो एक पासवर्ड के थ्रू अब लॉगिन कर गया। आप देखो, ये ना किसी दूसरी डायरेक्टरी में नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि हमने कुछ परमिशन नहीं दिया अमन को। एलएस कर। जैसे कल बताया था कि पर्टिकुलर यूजर की जो डायरेक्टरी होगी वो वहीं पे लैंड करे। होम और अमन, तो अमन जब अमन ने लॉगिन किया तो होम स्लैश अमन के अंदर आया। अब वो सारा काम यहीं पर करेगा, वो दूसरे की डायरेक्टरी नहीं जा सकता है, दूसरे के उस पे नहीं जा सकता, दूसरे के फोल्डर पे नहीं जा सकता अमन यूजर है। तो ऐसे हम अलग अलग यूजर बनाते हैं किसी भी सर्वर के अंदर, अगर हमें यूजर बेस पे काम करना पड़े। जैसे वो उबंटू के अंदर जाएगा तो उसे परमिशन डिनाइड आएगा। क्यों? क्योंकि उसको कोई परमिशन नहीं है उबंटू यूजर में जाने की। अब वो काम करेगा सिर्फ स्लैश होम स्लैश अमन के अंदर। ये भी आपका जो है इमेज बेस्ड पे डिपेंड करता है। जैसे मैं अभी 20.04 पे काम कर रहा हूँ वेब पे, तो उसमें जो है उसमें परमिशन अलाउ होती है कि आप उसमें जा सकते हैं बट रीड राइट नहीं कर सकते। जैसे अभी जो अपडेट आया है इमेज में, तो उसमें ये परमिशन भी हटा दी गई है कि आप किसी अदर उसमें नहीं जा सकते। ठीक है, ये हो गया पासवर्ड के थ्रू कैसे मुझे लॉगिन करना है। अब AWS कंसोल में भी 2-3 तरीके हैं लॉगिन करने के। सपोज़ किसी को कुछ नहीं आता तो वो क्या करेगा, मेरा उबंटू वो चल रहा है, कनेक्ट पे क्लिक करेगा और यूज़र नेम डालेगा इधर। EC2 इंस्टेंस में यूज़र नेम डालेगा, यूज़र नेम नीचे इसी में या यूज़र नेम उबंटू ही है या अमन है या कुछ भी है, वो डालेगा और जस्ट कनेक्ट पे क्लिक कर देगा तो अमन के थ्रू कनेक्ट हो जाएगा। ये मेरा कंसोल के थ्रू मैं कनेक्ट कर सकता हूँ सर्वर को भी। मतलब अलग-अलग तरीके से मैं एक सर्वर को कनेक्ट कर सकता हूँ। कंसोल से भी कर सकता हूँ। ये देखो, ये मैं यहाँ से मैं कंसोल से मैं अमन के थ्रू कनेक्ट कर गया सर्वर के अंदर। अब यहाँ पे मुझे जो भी काम करना मैं कर सकता हूँ, जो भी फ़ाइल बनानी है, जो भी कोड लाना है, जो भी डाउनलोड करना है, सब मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। तो ये दूसरा मेथड हो गया सर्वर में लॉगिन करने का। तीसरा मेथड होता है एसएसएम मैनेजर, वो मैं आगे बताऊँगा। क्यों? क्योंकि उसमें रोल देना पड़ता है सर्वर को, परमिशन देनी पड़ती है। तो वो रोल और परमिशन जब तक मैं पढ़ाऊँगा नहीं, तब तक मैं ये नहीं बता सकता हूँ कि एसएसएम मैनेजर का मैं सेकंड वाला इसके थ्रू भी मैं सर्वर में कनेक्ट कर सकता हूँ। बट जब तक मैं आपको ये नहीं पढ़ाऊँगा कि रोल क्या होता है, पॉलिसीज़ क्या होती है, इसमें यूज़र्स क्या होते हैं, तब तक मैं सेशन मैनेजर पढ़ा नहीं सकता हूँ। क्यों? क्योंकि सेशन मैनेजर के लिए प्रीरिक्विज़िट है कि मेरे को आपको पहले आईएम रोल पढ़ाना पड़ेगा, आईएम यूज़र पढ़ाना पड़ेगा, तब जाके मैं सेशन मैनेजर का बताऊँगा कि सेशन मैनेजर के थ्रू कैसे लॉगिन करते हैं सर्वर में। और एमएनसी जो कंपनी होती है, वो सिर्फ़ सेशन मैनेजर का यूज़ करती है किसी भी सर्वर में लॉगिन करने के लिए। वो ना CLI यूज़ करते हैं, ना कंसोल वाला यूज़ करते हैं, वो जस्ट सेशन मैनेजर यूज़ करते हैं एमएनसीज़ वाले। क्यों? क्योंकि इसमें सिक्योरिटी बेस्ट मिलती है आपको लॉगिन करते टाइम। क्योंकि ये मैं देखिए, सब पढ़ाऊँगा, जब रोल्स और ये सब पढ़ा दूँगा, आईएम रोल्स, उसके बाद मैं बता दूँगा सेशन मैनेजर के थ्रू कैसे कनेक्ट करते हैं सर्वर में। जैसे आपने देखा होगा AWS की, जैसे आप कंसोल लॉगिन करते हैं तो वहाँ पे आपको पहले जो प्रॉम्प्ट करता है वो करता है कि आप IAM रोल के थ्रू लॉगिन करें। तो उसमें हमारी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाती है कि पर्टिकुलर आपको रोल असाइन कर रखा है कि आप यही पर्टिकुलर टास्क या फिर यही पर्टिकुलर सर्विस को एक्सेस कर सकते हैं। सेम इसी में एसएसएन मैनेजर में भी यही होता है कि इसमें आपको रोल से बाइंड कर दिया जाता है कि पर्टिकुलर आपका जो रोल है वो यही है और आप इसी सर्विस को एक्सेस कर सकते हैं, अदरवाइज आप और कोई सर्विस एक्सेस नहीं कर सकते। सिक्योरिटी बेसिस के लिए बहुत अच्छा है, इसीलिए एमएनसी वाला यूज़ करती है। क्लियर है यहाँ तक सबको? तो 2 तरीके हो गए मेरे सर्वर में कनेक्ट करने के, एक पैम फाइल के थ्रू जो मैं एसएसएस कंसोल करूँगा, एक दूसरा AWS कंसोल के थ्रू। तीसरा, अगर मुझे पासवर्ड के थ्रू करना है किसी भी यूज़र को, तो मैं पहले सर्वर में जाके पासवर्ड ऑथेंटिकेशन एनेबल करूँगा, फिर SSHD सर्विस रिस्टार्ट करूँगा, तब जाके मैं पासवर्ड के थ्रू किसी भी सर्वर में लॉगिन कर सकता हूँ। तो 3 तरीके हो गए मेरे सर्वर में लॉगिन करने के, पासवर्ड के थ्रू, CLI के थ्रू और कंसोल के थ्रू। पासवर्ड के थ्रू कैसे करना है? पासवर्ड के थ्रू कनेक्ट करने में थोड़ा-सा ट्रिकी है। क्यों? क्योंकि उसमें सर्वर के अंदर वो कुछ चीज़ें अनेबल करनी होती हैं। ये आप 1-2 बार करोगे ना चीज़ें, तो आपको याद होती रहेंगी और वीडियो भी देखते रहना है साथ के साथ कि भाई ये ऐसे करना था, ये ऐसे करना था, ये ऐसे होना है। तो कल को आपको अगर क्लाउड की प्रोफ़ाइल में भी जाना है, जैसे किसी को जाना है, तो वो उसको यही सब करना पड़ेगा। तो उसको ईज़ी होगा अगर वो प्रैक्टिस करता रहेगा और लेक्चर देखता रहेगा और प्रैक्टिकल भी करता रहेगा और देखता भी रहेगा उसको, तो उसके लिए ईज़ी होगा ये सब करना। अगर कोई क्लाउड के प्रोफाइल में जाता है फ्यूचर में। यहाँ तक किसी को कोई डाउट?
ये क्लियर है। क्लियर? ठीक। फिर हम अपने इसमें आते हैं ईवीएस वाले में, जो कि मैंने आपको दिखाया था कंसोल में कि हमारे आईओप्स और ये अच्छा, ज़्यादा तो नहीं हो रहा आज के लिए? क्योंकि ये जो ईबीएस वाला है, ये भी 15 से 20 मिनट ले लेगा अभी। तो अगर मतलब आज करना हाँ है तो तो आज रहने दो तब। है? हाँ इतना ही रहने देते हैं, इतने का रिवीजन हो क्योंकि जाएगा अमन भाई। बाकी और भी बंदे नहीं है ना, फिर दोबारा से रिपीट करेगा, इतना ही रहने दो, वो अगली नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट कर देना फिर। हाँ, वही, क्योंकि स्टोरेज वाला भी थोड़ा-सा मतलब अपने को सर्वर में कौन सी स्टोरेज लेनी है, कैसे लेनी है, नहीं क्या मैं प्राइस में मैं हम तीन